जी, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में समझ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की समरी नोट्स में हैं हम। एलएलबी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी के जो बहुत डेस्परेटली बहुत जल्दी वे में तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये नोट लेक्चर्स है। अब नेक्स्ट लेक्चर है नेचुरल जस्टिस का, आर्टिकल 14 डॉक्ट्रिन ऑफ बायस का। सो अगर आपने पहले लेक्चर्स हमारे मिस कर दिए, 1 से लेके 23 टॉपिक मिस कर दिए, तो हमने लास्ट वीडियोस बनाई हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल ऑफ लॉ, कई टॉपिक्स उस पर कवर कर दिए हमने अभी तक। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप सीरियल वे में इन वीडियोस को देखिए, ताकि आपका फटाफट रिवाइज़ हो जाए, या अगर आप फटाफट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो वीडियोस के थ्रू प्रिपेयर हो जाए आपका लॉ के लिए। सो अभी हम डिस्कस करते हैं नेचुरल जस्टिस, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ बायस भी बोला जाता है। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होता है ये। रोमन वर्ड अगर इसका बोलेंगे तो रोमन वर्ड इसका है जूस नेचुरला। जूस नेचुरला, ये इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है? टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ताकि मिसकैरेज जस्टिस ना हो जाए, इसलिए ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, रूल है, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस बना हुआ है। 3 प्रिंसिपल है इसके जो इंश्योर करते हैं कि नेचुरल जस्टिस रहना चाहिए। वो 3 प्रिंसिपल क्या क्या है? सबसे पहला है नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। इसका मतलब है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस, रूल अगेंस्ट बायस। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सेकंड है ऑडी ऑल्ट्रेम पर्टेम। इसका मतलब है कि भाई देखिए, आप जितने भी पार्टीज़ है जो जिनके केस हम सुन रहे हैं, उनको सबको मौका दे, सुनने का मौका दे, बिना सुने किसी पे फैसला ना कर दे। तो अगर आपके पास कोई अपराधी है तो अपराधी का भी केस सुने, जो केस कर रहा है उसका भी बातें सुने, और दोनों को सुनने के बेस पे आप अपना जजमेंट सुनाएं। सो ये एक नेचुरल जस्टिस की निशानी है। तो सबसे पहले क्या है कि एक इशू नोटिस करे, फिर राइट टू प्रेजेंट केस करे, फिर उसका राइट टू प्रेजेंट एविडेंस करे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करे इनके एविडेंस का, फिर राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि हाँ, हर एक बंदे को राइट है कि वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि हर बंदे को इतना लीगल एक्ट नहीं पता, लीगल लैंग्वेज नहीं पता, तो हर बंदे को राइट है कि वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना हायर कर ले। तो इसका बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस लॉ आपको पता ही होगा, मेनका गांधी केस का। तो मेनका गांधी को पासपोर्ट ऑफिस में ऐसे ही पकड़ लिया और उनको आगे जाने नहीं दिया। तो मेनका गांधी ने केस कर दिया था कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, बिना मुझे सुने मेरे को जाने नहीं दिया, और ये एक राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ जो हमने आर्टिकल्स सभी पीछे पढ़े थे उनका आर्टिकल्स का भी वायलेशन है। तो इस केस में ऑडी ऑल्ट्रेम पार्टेम जो ये नेचुरल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो फॉलो नहीं किया गया था। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आप सुने, एक अपॉर्चुनिटी दे सुनने का, राइट टू नोटिस दे, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, राइट टू रिब्यूट काउंटर एविडेंस, और रीसेंट डिसीजन। रीसेंट डिसीजन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। सो रीसेंट डिसीजन आ ही गया है, इसके बाद हमने रीसेंट डिसीजन क्या होता है। रीसेंट डिसीजन एक अलग प्रिंसिपल है। इसको कहा जाता है कि भाई आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब उस डिसीजन को पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो रीज़न ऑफ सपोर्टिंग इट्स ओन डिसीजन ज़रूर होने चाहिए उस डिसीजन में। व्हेन द एडजुडिक बॉडी प्रोवाइड द रीज़न बिहाइंड देयर ओन डिसीजन, द डिसीजन इज ट्रीटेड एज अ रीजन डिसीजन। सो उसके बेसिस पर अगर सपोज कीजिए कि कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया गया है, तो वॉइड एबनीशियो मान सकते हैं उस पार्टीज़ को, वो इन्फोर्स कर सकते हैं, या उसको वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज़ को वॉइडेबल करवा सकते हैं। क्या क्या रूल्स अगेंस्ट बायस होता है, क्या क्या काइंड्स होते हैं, किस किस तरीके के बायसनेस देखा जाता है रूल अगेंस्ट बायस। तो सबसे पहला है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस में क्या देखा जाता है कि पर्सनली कोर्ट का जो जज है वो जानता है, आर्बिट्रल का जज है वो बंदे को जानता है, एक पार्टी को जानता है, तो पर्सनल रिलेशन डेवलप हुआ है। पेक्यूनरी, पेक्यूनरी मतलब फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, फाइनेंशियली मैं इम्पैक्ट होता हूँ, तो वहाँ पे जज फाइनेंशियली इम्पैक्ट होता है, तो बायस होगा, नेचुरल जस्टिस वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा।
तीसरा पॉलिसी बायस, जहाँ पे मैं कुछ पॉलिसी लगाने पे मुझे ही इम्पैक्ट होगा, इसलिए वहाँ पे कहा जाएगा पॉलिसी बायस। सब्जेक्ट मैटर बायस। और फिफ्थ है डिपार्टमेंटल बायस, कि एक डिपार्टमेंट का इम्पैक्ट होने से मेरे को फ़र्क पड़ जाएगा, मेरे डिपार्टमेंट को फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए उस केस में डिपार्टमेंटल बायस इसको बोला जाता है। और सब्जेक्ट मैटर बायस की भाई अगर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे तो मेरा भी प्रॉपर्टी का बढ़िया रेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं उसके फेवर में केस ऑर्डर कर दूं, तो ये एक सब्जेक्ट मैटर बायस हो जाएगा। इसका केस लॉ है ए के कृपाक एंड यूनियन ऑफ इंडिया। याद आए तो लिखना, नहीं याद आए तो छोड़ देना। नेक्स्ट है कि किसी केस में नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम नेचुरल जस्टिस फॉलो करें इन सब केसेस में। सो पहला केस है एक्सक्लूजन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जहाँ पे स्टैचू मतलब कानून खुद बोल रहा है कि यहाँ पे आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करना है, तो वहाँ पे आपको फॉलो करने को कोई नहीं कहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। एक्ट कहता है तो उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोला जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बोला जाता है। तो इनमें ही लिखा गया कि भाई तुम मत फॉलो करो नेचुरल जस्टिस को। तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट, तो जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट सर्वोपरि है वहाँ पे नेचुरल जस्टिस मत फॉलो करो। फोर्थ इम्प्रैक्टिकलेबिलिटी, जहाँ पे लगता है कि भाई नेचुरल जस्टिस लग ही नहीं पाएगा, तो इम्प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पे मत लगाओ। फोर्थ ड्यूरिंग इमरजेंसी, पांचवा है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी केस में क्या तुम नेचुरल जस्टिस लगाओगे, सबको सुनते थोड़ा रहोगे, तो उस केस में तुम कानून सीधा लगाओ, अप्लाई करो जजमेंट अपना, और वेट मत करो। ऑड इवन लगा दो सीधा, किसी का वेट मत करो, सबको थोड़ा सुनने बैठोगे, और सुनना बैठना इम्प्रैक्टिकल भी होगा, तो डी भी लग जाएगा, ई भी लग जाएगा। एकेडमिक इवैल्यूएशन, जहाँ पे पेपर के रिलेटेड एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें चल रही है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड में नेचुरल जस्टिस नहीं लगता भाई साहब। कोई बच्चा फेल हुआ है, वो बोले भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, मेरे को दोबारा पेपर करने दो, तो यहाँ सब चीज़ों में नहीं लग पाएगा। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हुए, वहाँ पे चीटिंग हुई, मतलब कुछ पता चला कि मास कॉपी हुई, तो यूपीएससी वालों ने एक एग्ज़ाम सबके कैंसिल कर दिए, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड नहीं दिया जाएगा पार्टीज़ को। जो बच्चे तैयारी करके आए वो बोले कि भाई हम तो तैयारी करके आए थे, हमारा पेपर क्यों कैंसिल कर दिया, तो वो कह रहे नहीं नहीं भाई, ये यहाँ पे हम नेचुरल जस्टिस हमारे बस की नहीं है। जी है इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, तो इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब जहाँ पे सस्पेंड करना है, कुछ करना है, जहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी कि फटाफट उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो, तो उस केस में नेचुरल जस्टिस का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा और सीधा उसको डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। पर ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एविडेंस होने चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी एक्शन रखने के लिए, या इमरजेंसी के ग्राउंड्स होने चाहिए, एकेडमिक एवेल्यूशन के ग्राउंड्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल आपको कल प्रूफ करना पड़े, पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चीज़ आपको बताना ही पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में अगर लिखा हुआ है तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपके पास एविडेंस हो। स्टैट प्रोविजन, तो स्टैट्यूट प्रोविजन एक्सप्लिसिटली लिखा हो, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तभी आप नेचुरल जस्टिस का बिना चल सकते आगे, अदरवाइज़ आपको हमेशा नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। तो नेचुरल जस्टिस आपको तीन हमने बता ही दिए हैं कि ऑडी ऑल्टरम पैटम नेमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, तीसरा रीजन डिसीजन। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है रिट में, रिट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों ये बातें बोलता है कि 32 में भाग जाओ सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात है। आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट में मत भागो, हाई कोर्ट में भागो, जहाँ पे फंडामेंटल राइट या लीगल राइट की बात है। लीगल राइट मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी का राइट हुआ, तो ये लीगल राइट हुआ आपका, तो इसमें हाई कोर्ट में भागो। तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगेंस्ट अथॉरिटी टू डू और रिफ्रेन टू डू एन एक्ट, सो ऑर्डर कोर्ट करेगी अथॉरिटी के अगेंस्ट कि ये करो या ये ना करो, तो इसमें दोनों बातें कह सकता है। सो आर्टिकल 32 जी फंडामेंटल राइट है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया। फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रमोट आइडिया ऑफ पॉलिटिका, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल बोलना चाहते होंगे पर पॉलिटिका लिखा, छोड़ दो। फंडामेंटल राइट सीधा है कि ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सिंपल सी राइट या पॉलिटिकल रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए। तो 6 फंडामेंटल राइट है, इनको
बिल्कुल आप घोट लो केस लॉज को। अगर आपको ध्यान आए तो लिख देना, नहीं आए तो कोई बात नहीं। पर इसका निमोनिक है हेलो मिस्टर प्लीज़ कम इन क्यू। एच से हार्बस कॉर्पस, एम से मंडामुस, पी से प्रोहिबिशन, सी से कैरिटोररी। अब इसको सर्चुरारी भी कहते हैं, सर्शियरारी भी कहते हैं, कटिरारी भी कहते हैं, आपको जो समझना समझ लेना। क्यू से है कुआ वोरंटो। हर्बस कॉर्पस सिंपल सा है, जहाँ पे जुडिशियल पावर आपको कहती है कि वही जो जिसने अपराध किया उस बॉडी को मेरे सामने लेके आओ, तो ब्रिंग द बॉडी इन फ्रंट ऑफ अस। इसको कहा जाता है हर्बस कॉर्पस। मंडामुस कहा जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी को कमांड दी जाती है कि टू फॉलो द ऑब्लिगेशन, कि अपना काम करिए, तो यहाँ पे मंडामुस बोला जाता है। प्रोहिबिट तो प्रोहिबिशन में यहाँ क्या था कि ऑर्डर, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को या लोअर अथॉरिटीज़ को ऑर्डर करती है कि भाई तुम ये केस मत सुनो, तुम्हारे ये जुडिशियल पावर से आगे की बात है, ये जुरिस्डिक्शन में नहीं आती तुम्हारे। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोहिबिशन का केस दे सकता है, यहाँ पे कोई पार्टी भाग के आ सकती है, कहते हैं देखो जी मेरे के ये फलाने केस को ये लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे तो इनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे ये प्रोहिबिशन कर सकते हो और बोल सकते कि भाई तुम लीगल राइट को वायलेट मत करो, यहाँ पे प्रोहिबिशन रूल अप्लाई होता है। तो उसके बाद शर्टिरारी या सर्टिरारी जो भी आपको बोलना है, तो मेकिंग डिसीजन आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अगर किसी कोर्ट ने अपने डिसीजन जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात बोल दी है तो वहाँ पे सर्चुरारी लगता है। को वारंटो मतलब कि भाई किसी बंदे ने किसी ऑफिस में, पब्लिक अथॉरिटी ने कोई ऑफिस लेके बैठा हुआ और उसी को चैलेंज कर दिया कोर्ट ने कि भाई तुम कहीं नकली नुकली बंदे तो नहीं बैठे हुए, तुम अच्छे मतलब योर होल्डिंग दैट ऑफिस इज होल्ड्स गुड और नॉट। तो यहाँ पे ये बात का क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाता है, तो वहाँ पे ये वाला राइट भी देखा जाता है को। तो ये पांच पांच ग्राउंड्स में पांच फंडामेंटल राइट्स है जिसके बेस पे सीधा रिट फाइल की सकती है। तो एच एच स्टैंड हर्बस कॉर्पस, एम फॉर मांडामुस, पी से प्रोहिबिशन, सी से सर्चुरारी और क्यू से क्यू वारंटो। हर्बस कॉर्पस टू ब्रिंग बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट या इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट। मांडामुस का मतलब है कि टू डू एन एक्ट, ताकि पब्लिक अथॉरिटी को बोलो, कमांड करो कि फॉलो ऑब्लिगेशन करे। प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन में क्या है, ऑर्डर टू नॉट टू हेयर केस ड्यू टू रीजन ऑफ आउट ऑफ जुडिशरी। सर्चुरारी का कह रहे हैं कि भाई आउट ऑफ जुडिक्शन उसने डिसीजन बना दिया तो उसको बोलो भाई डिसीजन अपना वापस ले। कोवरंटो भाई जो ऑफिस लेके बैठा हुआ है उससे पूछो पब्लिक अथॉरिटी से कि क्या तुम जो क्वेश्चन ही कर दो कि भाई तुम ऑफिस होल्ड करके बैठे हुए हो, क्या ये सही है। लोकपाल लोकायुक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अन्ना हजारे का नाम जुड़ा हुआ है इससे, तो इसलिए इसको इज्जत दो और इस टॉपिक को पढ़ो। तो देखिए जी, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया। आपको पता ही है कितने लोगों ने कितने डंडे खाए इसमें। एन एक्ट एंटी ये एक्ट है जो एंटी करप्शन एक्ट है, जो कि प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, विच जो इंक्वायर करेगा एलिगेशन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज एंड मैटर्स कनेक्टिंग देम। तो अगर पब्लिक अथॉरिटीज़ के कोई फंक्शंस है, उनके एलिगेशन, जो उन पे एलिगेशन है उनको इंक्वायर करेगा, और जो भी उससे मैटर रिलेटेड है उस पर ये इंक्वायर करेगा। तो ये एक इंस्टीट्यूशन बनी है जो ये काम करती है। तो ये एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई कंप्लेंट है मालाफाइड इंटेंशन से की है, मालाफाइड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके केस में उसके कंप्लेंट्स में इन्वेस्टिगेट करता है। ऑफिस ऑफ लोकपाल जो है वो ओम्बेड्समैन के ऑफिस के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो ओम्बेड्समैन भी इसको कई बार बोला जाता है। ये एक्ट जो था ये रिजल्ट था मास पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ अन्ना हजारे जी। अब लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में 2013 में लोकपाल किसे कहा जाता है, तो हमने 29 पॉइंट में ये कवर किया गया लोकपाल, जिसको ओम्बड्समैन हमने कहा गया है। तो लोकपाल इस ऑफिसर का नाम है ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट से सीधा इसका लेना देना होता है। हैविंग हैज़ इज प्राइमरी फंक्शन, तो पार्लियामेंट से इसका प्राइमरी फंक्शन है टू ड्यूटी ऑफ एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट।
फॉर द पार्लियामेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेफ गार्डिंग द सिटीजन्स राइट, और सिटीजन्स को बचाना अगेंस्ट द अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो एग्जीक्यूटिव के पास होती है। तो सिंपल सी बात है कि लोकपाल है, लोकपाल एक ऑफिसर है पार्लियामेंट का, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है या ड्यूटी होती है एजेंट की तरह एक्ट करने की पार्लियामेंट की, जो कि सेफ गार्ड करे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अगेंस्ट द अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद लोकपाल अपॉइंटमेंट इन इंडिया। तो लोकपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो देखिए जी लोकपाल कमेटी कैसे बनती है। पहले तो चेयरपर्सन और 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 50% जुडिशल बैकग्राउंड के होते हैं, 50% मेंबर SC ST OBC माइनॉरिटी और ये वुमेन को एलोकेट करते हैं। तो चेयरपर्सन 8 बंदे में से 4 बंदे जुडिशल बैकग्राउंड के और 4 बंदे आपके SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन को रिप्रेजेंट करने वाले। लोकपाल चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स मेंबर ऑफ दैट ऑफिस होते हैं। ये लोग होल्ड कर सकते हैं अपने ऑफिस को 5 साल के लिए या 70 एज तक, जब तक इनकी नहीं होती, जो भी इनमें से पहले हो जाए तब तक। ये लोग अपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो इसमें इंडियन प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो अपॉइंट करता है थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो वो सिलेक्शन कमेटी से रिकमेंडेशन पहले लेता है, और अगर सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया कि सर इन 6 बंदों को रख लो या इन 8 बंदे प्लस 1 बंदा चेयरपर्सन को रख लो, तो वो रख लेते हैं। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी की अलग बात है। सिलेक्शन कमेटी में भी 6 बंदे होते हैं। 6 बंदे कौन कौन से होते हैं, देखिए जी। सबसे पहले तो PM होता है, जो कि चेयरपर्सन ऑफ दैट सिलेक्शन कमेटी बोला जाता है। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। तीसरा बंदा होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इन लोकसभा। तो जो लीडर है ऑपोजिशन का वो होता है लोकसभा के। तो स्पीकर हो गया लोकसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, या जज अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई नॉमिनेट किया हुआ है, और एक एमिनेंट जूरिस्ट। अब ये एमिनेंट जूरिस्ट क्या है, ये आज तक किसी को नहीं पता। और अच्छा, अभी जो इंडिया का पहला लोकपाल अपॉइंट हुआ है वो हुआ है पिनाकी चंद्र घोष सर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज है। और ध्यान रखिएगा, पिंकी नहीं है, पिनाकी है, तो पिंकी मत बोल देना, पिंकी नहीं पिनाकी, पिनाकी चंद्र घोष। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है, पिनाकी चंद्र घोष है। लोकपाल जुरिस्डिक्शन। सो लोकपाल की क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, तो देखिए जी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन बहुत ही बड़ी है। ये PM पे हाथ उठा सकते हैं, PM के कोई भी मिनिस्टर पे हाथ उठा सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हाथ उठा सकते हैं, ग्रुप ABCD ऑफिसर पे हाथ उठा सकते हैं, ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे हाथ उठा सकते हैं, जो भी बंदा ऑफिसर इंचार्ज हो, जैसे डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, कोई भी बॉडी का, या सोसाइटी सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसमें हाथ उठा सकते हैं। एनी सोसाइटी बॉडी फाइनेंस्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उन पे हाथ लगा सकते हैं। एनी पर्सन इन्वॉल्व इन एक्ट ऑफ अबेटिंग, ये उनमें हाथ लगा सकते हैं। और ब्राइब करके या ब्राइब टेकिंग है या ब्राइब गिविंग है, ये उनमें भी हाथ लगा सकते हैं। तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल एक्सटेंड टू द प्राइम मिनिस्टर, जो हमने ऊपर देखा है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इंटरनेशनल रिलेशन के केस पे एलिगेशन कोई लगा करप्शन का, तो उन पे हाथ नहीं लगा सकते भाई, PM पे नहीं हाथ लगा सकते। सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बात है तो आप PM पे हाथ नहीं लगा सकते। पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई बात है तभी भी आप PM पे हाथ नहीं लगा सकते। और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस से रिलेटेड कोई बात है तभी भी आप PM पे हाथ नहीं लगा सकते। तो ये 4 है, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो आप 2 को रिलेट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन जो अभी पुतिन इन सब के साथ हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, और फिर उसकी सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। एक्सेप्शन टू जुरिस्डिक्शन, तो कह रहे हैं कि भाई ये जो ऊपर हमने बात किया है कि ये इतने लोगों पे जुरिस्डिक्शन ये एक्सरसाइज करते हैं,
यहाँ पे इन लोगों की जुरिडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। एक तो ऊपर हमने डिस्कस किया कि पीएम पे ये लोग 4 टॉपिक पे डिस्कस मतलब हाथ नहीं लगा सकते, प्लस कुछ और एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल लिसनर्स इंक्लूड मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हट जाएंगे अगर वो कोई स्पीच से रिलेटेड है, अगर कोई मैटर रिलेटेड है जो उन्होंने स्पीच दी है पार्लियामेंट पे या उन्होंने वोट दिया है पार्लियामेंट पे। इन दोनों केसेस पे आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, आप नहीं जान सकते कि उन्होंने क्या स्पीच बोली है पार्लियामेंट में या उन्होंने क्या वोट दिया है पार्लियामेंट में। मेरिट्स एंड पावर ऑफ लोकपाल, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या पावर है लोकपाल के पास या क्या क्या मेरिट्स है लोकपाल के पास। इट ऑल्सो हैज़, सो यहाँ से पढ़ते हैं, ऑल्सो हैज़ द अथॉरिटी टू गिव डायरेक्शन टू सीबीआई। बहुत बड़ी बात है जी, सीबीआई को ये पावर मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं। अब जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक वो लोकपाल की प्रायर अप्रूवल ना ले ले। तो ऐसा होता है ना कि सीबीआई के आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ट्रांसफ़र करा दो, उसको डरा दो कि मैं तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा, तो वो ट्रांसफ़र भी नहीं करने देंगे जब तक वो लोकपाल से अप्रूवल ना मिल जाए कि हाँ भाई वो जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो प्रायर अप्रूवल लोकपाल की ज़रूरत है यहाँ पे। द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट हैव बीन वेस्टेड विद द इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल। तो सिविल कोर्ट जो पावर होती है सिविल कोर्ट की, वो इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल को दी गई है। तो जो सिविल कोर्ट के पास पावर है वो आज की डेट पे इंक्वायरी विंग ऑफ द लोकपाल के पास भी पावर है। किसी भी एसेट्स को, प्रोसीड्स को, रिसीट्स को, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोक्योर्ड बाय मीन ऑफ करप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, इन सब को ये कन्फिस्केट कर सकते हैं। ये अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विद द एलिगेशन ऑफ करप्शन। तो उसके रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई इसको सस्पेंड कर दो, इसको सस्पेंड नहीं करो, ये बोल सकते जो एलिगेशन चल रहा है। और ऑब्वियस ये बात है इनके बात की तवज्जो रखनी पड़ेगी ऑफिसर को, क्योंकि लोकपाल बोल रहा है। लोकपाल इज केपेबल ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि ये रिकॉर्ड्स को यहाँ पे सेव कर दो ताकि उसका डिस्ट्रक्शन करना पॉसिबल ना हो जाए जब वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। अब जी डीमेरिट लिमिटेशन की बात है। लिमिटेशन मतलब कि भाई हाँ, लोकायुक्त बिल बन गया पर हर चीज़ के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, तो ऑब्वियसली लोकपाल बिल का भी कोई डीमेरिट होगा। तो पहला डीमेरिट पढ़ते हैं, अपॉइंटिंग कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अभी हमने पढ़ा ना कि 50% लोकपाल जो अपॉइंटिंग कमेटी मतलब सिलेक्शन कमेटी है उसके कई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से ही है, जैसे पीएम है पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे हमने पढ़ा था सिलेक्शन कमेटी के बारे में, यहाँ पे एक मिनट देखिए, पीएम पॉलिटिकल पार्टी से, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये नहीं होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा ये पॉलिटिकल पार्टी से, तो वन एमिनेंट जरिस्ट ये भी पॉलिटिकल पार्टी से आ सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होंगे। तो आप देख रहे हैं कई लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से ही है, तो यही डीमेरिट बोल रहा है, कह रहा है देखो जी कई लोग जो सिलेक्शन कमेटी के हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से ही है, दैट पुट लोकपाल अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो ऑब्वियस ही बात है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लोकपाल आ जाएगा। एमिनेंट जूरिस्ट उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। पर्सन ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट को पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी भी बोला जाता है। तो आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय लोकपाल की, हाँ ये एमिनेंट जूरिस्ट है और ये एमिनेंट जूरिस्ट नहीं है, तो ये कर सकते हैं कि कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट ले और उसको फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल को ऐसे ही फिर छेड़ाछाड़ी करो उसके साथ। अच्छा, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 फेल हुए टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ कंक्रीट इम्यूनिटी टू द विसल ब्लोअर। तो जो विसल ब्लोअर है जो कि कंप्लेंट कर देता है, जैसे छोटे कर्मचारी बड़े कर्मचारी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर देते हैं, तो उनको भाई इम्यूनिटी देने के लिए, उनको बचाने के लिए कोई भी कंक्रीट इम्यूनिटी नहीं लेके आए ये लोग, तो इसको भी डीमेरिट बोला गया है। तो ऐसे तो विसल ब्लोअर को ये लोग डीमेरिट कर रहे, डिस्करेज कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट यही है, द प्रोविजन रिलेटेड टू द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इन केस वेयर द अक्यूज इज फाउंड इनोसेंट लीड्स टू डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम मेकिंग कंप्लेंट।
तो इसमें क्या बोला गया है कि देखिए जी, एक बंदे ने कंप्लेंट की और जिसको उसने एक्यूज़ किया वो इनोसेंट निकला, ठीक है, जिसको उसने एक्यूज़ किया वो इनोसेंट निकला। तो ऐसा होगा कि जिसने कंप्लेन की थी ना, कंप्लेनेंट जिसको बोला जाता है, उसी पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो ऐसे लोगों को और डरा रहे और डिस्करेज कर रहे ताकि वो कंप्लेन ही ना करे। एक बिगेस्ट लकूना है इज़ द एक्सक्लूजन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। तो जी जुडिशरी को एकदम एक्सक्लूड कर दिया गया है कि आपको पीछे लिखा है कि भाई यहाँ कहीं कहीं पावर में जुडिशरी पे आरटीआई नहीं फाइल कर सकते, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आपने एक्सक्लूजन ही कर दिया जुडिशरी को फ्रॉम द एम्बिट ऑफ लोकपाल। लोकपाल डज नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, कोई लोकपाल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है टू एग्जीक्यूट द लॉज, ठीक है, और या कोई कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। नो एडुकेट प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लोकपाल, तो लोकपाल के अगेंस्ट कोई अपील का प्रोविजंस नहीं है। द स्टेट्स हैव कंप्लीट डिस्क्रिशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिटेल इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त, तो उनके पास कोई भी अपनी डिस्क्रिशनरी कंप्लीट डिस्क्रिशन है उनकी कोई भी डिटेल्स को लेके इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्त। तो ऐसा ही गलत है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट also mandates that no complaint against corruption can be registered after a period of 7 years from the date of which mentioned offence is alleged to have been committed। तो 7 साल, अगर आप कह रहे हो कि कोई इस पर्टिकुलर डेट पे एलिगेशन लगा रहे हो ऑफेंस का, तो उस 7 साल के बाद तो आप उस पर्टिकुलर डेट के बाद केस भी नहीं कर सकते। तो इस केस में आप ढीले पड़ जाते हैं और ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह यूज़ किया गया है। तो एक बार फिर से फटाफट हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डीमेरिट बोला गया है। तो डीमेरिट में सबसे पहला पॉइंट बोला गया है कि लोकायुक्त को या सॉरी लोकपाल बिल को कहा है कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ही है। एमिनेंट जूरिस्ट कहीं क्लियरली क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल मैनिपुलेट हो सकता है। कोई भी कंक्रीट इम्यूनिटी विजिल ब्लोअर को नहीं दी गई है। इंक्वायरी अगेंस्ट कंप्लेनेंट हो जाती है अगर एक्यूज इनोसेंट निकले तो ये डिस्करेज करता है। जुडिशरी को लोकपाल के एम्बिट में नहीं लाया गया है, ये एक बिगेस्ट लैकुना है। लोकपाल कोई कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग से नहीं आया है। कोई भी प्रोविज़न अपील लोकपाल के एक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं फाइल कर सकते। तो ये सारे